कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज अगला टॉपिक है जाति का उद्भव। जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसमें 4 चरण हैं। नंबर 1, जीन का प्रभाव। उन 2 समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं, किंतु आंशिक रूप से अलग होती हैं। एग्जाम्पल दिए X1 X2 2 यानी स्थानीय या उप समष्टि कह सकते हैं। इसको आप उप समष्टि अप्रवासी कह सकते हैं। इन दोनों के बीच जनन प्रक्रिया हुई, जीन का प्रभाव हुआ, अवगमन हुआ और स्थानीय समष्टि में भिन्नता यानी दोनों जो समष्टि हैं उनके जनन के बाद स्थानीय समष्टि में भिन्नता आई और बहुत सी असमानताएं हुई। नंबर 2, आनुवंशिक विचलन। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक बदलाव उत्पन्न होता है। अगला है 3 नंबर, प्राकृतिक चुनाव। वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों को चुनाव कर बढ़ावा देती है और बेहतर अनुकूल करते हैं। नंबर 4, भौगोलिक पृथक्करण। जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इसमें 2 उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है, ये भौगोलिक पृथक्करण है। विकास अगला है। अब इसमें विकासीय संबंध योजनाएं, इसके 2 टॉपिक हैं। नंबर 1, समजात अभिलक्षण या समजात अंग कह सकते हैं आप इसे। समजात, इस नाम से ही पता चल रहा है कि समजात समान जाति के जैसे लक्षण वाले अंग, या इसका अर्थ पूरा देखें, विभिन्न जीवों में आधारभूत संरचना एक समान जैसी एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके कार्य सभी अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पैर यानी पदों की संरचना एक समान, लेकिन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे समजात, इसे समजात अंग भी कहा जाता है, लेकिन समान संरचना इनकी एक जैसी है, बनावट एक जैसी है, लेकिन इनके कार्य सभी के अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम समजात अंग भी कहते हैं। दूसरा होता है समरूप। वह अविलक्षण जिनकी संरचना अलग अलग यानी कि बनावट में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। संरचना अलग अलग है, दिखाई अलग अलग देते हैं, लेकिन उनके कार्य एक जैसे होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के अग्रपाद तथा चमगादड़ के अग्रपाद, ये दोनों संरचना में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम दोनों के एक जैसे ही हैं। अब अगला टॉपिक आता है जीवाश्म। फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म क्या हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष यानी जो जीवों के अवशेष बचते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख जाता है और कठोर हो जाता है, तो उसका जो अवशेष बचता है उसे हम जीवाश्म कहते हैं। कि पृथ्वी के अंदर बहुत से पेड़ पौधे दब गए या बहुत से जीव ऐसे दब गए या कोई वस्तु ऐसी दब गई पुराने ज़माने की, बहुत हजारों वर्ष पूर्व की, और जब मिट्टी को खोदा जाता है तो उसमें से उनके अवशेष निकलते हैं। हमें उससे पता चलता है कि बहुत साल पहले इस तरह के कुछ जीव थे या वस्तुएं थीं। जैसे कि पुरातत्व विभाग खुदाई करते समय सिक्के भी निकलते हैं, जीव जंतुओं का अवशेष भी निकलते हैं, पौधों के भी कुछ अवशेष हैं। तो उनसे हमें पता चलता है कि इस तरह के पहले जीव थे या पौधे थे या सिक्का का प्रचलन था। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ। अमोनाइट, ये जीवाश्म अकशेरुकी हैं। अकशेरुकी का मतलब है जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। और कशेरुकी वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ट्राइलोबाइट है, ये जीवाश्म अकशेरुकी है। ये भी नाइटिया है, ये जीवांश में मछली का है। और राइजोसॉरस है, ये जीवांश में है डायनासोर के कपाल का। तो हम डायनासोर आज के ज़माने में नहीं है, लेकिन इसकी अगर जीवाश्म या फॉसिल्स देखे जाएं तो उनसे हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा जीव था। तो इस तरह से हम ये जीवांश के बारे में हम जान सकते हैं।